Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th geography, book number 2, and the name of chapter is water resources. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो पानी है वो हमें किस तरह से अवेलेबल होता है और मानव उसका उपयोग कैसे करता है. So let us see. Approximately 71% of the Earth's surface is covered with water. धरती का जितना भी एरिया है उसमें से 71%, 71% पे क्या है? पानी है. बाकी सब पे भूमि है और उसके ऊपर पेड़ पौधे ये सब चीजें हैं, रेगिस्तान है. ओनली 3% और पीने का देखो 71% पानी अवेलेबल है धरती पे और सिर्फ पीने का पानी कितने परसेंट अवेलेबल है? 3%. और इस 3 का 4%, इस 3 का जितना भी ये 3% बनता है इस 71% में से, उसका 4% इंडिया के अंदर है पीने का पानी. ओनली वो डाटा आप याद रखिएगा. ओनली 3% मतलब ब्रैकेट में 70% ग्लेशियर्स, इसी में 3% का हिस्सा, एंड आइस कैप एंड 30% ग्राउंड वाटर आता है इस 3% के अंदर ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर ऑफ फ्रेश वाटर जो वर्ल्ड में है, और 4% इंडिया के अंदर है इस 3% का. अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. तो जो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है ना पानी, वो बहुत ही कम मात्रा में है फ्रेश वाटर. और कहीं कहीं पे तो ये भी डाटा है कि 1 लीटर खराब पानी मतलब पोल्यूटेड पानी 8 लीटर फ्रेश पानी को खराब करता है. तो ये भी एक चीज है. द टेंशन एंड डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वाटर. टेंशंस तो आप जानते ही हैं, चाहे आप कावेरी जल विवाद आप मेरे को बताइएगा किन 2 राज्यों के बीच में है, या यमुना जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है. इस तरह से जो वाटर्स के डिस्प्यूट्स हैं या झगड़े हैं वो बढ़ रहे हैं. बिकमिंग डिस्प्यूटेड इश्यूज अमंग कम्युनिटीज, रीजन्स एंड स्टेट्स. राज्यों के बीच में भी आप इनको देख सकते हैं. वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हैज 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. जितनी भी दुनिया की जनसंख्या है उसका 16% जनसंख्या भारत के अंदर है. बट इट हैज ओनली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस एरिया. और जितनी भी दुनिया की भूमि है मतलब इलाका है उसका 2.5% एरिया हमारे पास भारत में है, 32 लाख किलोमीटर के आसपास, स्क्वायर किलोमीटर. एंड 4% और दुनिया का फ्रेश वाटर जितना भी है उसका 4%, वो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना 3% है फ्रेश वाटर अवेलेबल पीने का, तो उस 3 का 4% जो है वो इंडिया के अंदर है फ्रेश वाटर. द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम precipitation बोलते हैं बारिश को, इन द कंट्री इन अ ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर. ये थी, ठीक है, एक साल के अंदर होती है जो लगभग. द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर. सरफेस वाटर जो सतह पे पानी अवेलेबल है और रिचार्जेबल वाटर जो ग्राउंड भूमि के अंदर पानी है, ठीक है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर. आउट ऑफ दिस, और इसमें से ओनली 60% यानी 1122 क्यूबिक किलोमीटर कैन बी पुट टू बेनिफिशियल, जिसका यूज किया जा सकता है, बाकी उपयोग में नहीं लाया जा सकता. सरफेस वाटर रिसोर्सेज. सरफेस वाटर जो मतलब सतह पे अवेलेबल है. पानी 2 तरह से मिलता है, एक तो सतह से, एक जमीन के अंदर से. देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. तो सरफेस जो धरती के ऊपर पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड एंड टैंक्स से. इन इंडिया देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स लगभग है इंडिया के अंदर, और फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज है सहायक नदियां, लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच ऑन एन एवरेज. The annual flow in all the river basin in India is estimated to be 1869 क्यूबिक किलोमीटर. पानी इसमें क्या होता है हर साल में लगभग इतना बहता है इन नदियों में. बट ओनली 32% यानी 690 क्यूबिक किलोमीटर वाटर कैन बी यूज फ्रॉम इट. और ये जो 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी फ्लो करता है ना इन नदियों से, उसमें से सिर्फ 32% यानी 690 क्यूबिक किलोमीटर पानी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. सम ऑफ द रिवर्स लाइक, कुछ नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट
एरियाज, ये क्या करती है, बहुत बड़े मतलब स्तर पे एरिया को कवर करती है। जहां जहां से नदियां बहती हैं वो बहुत बड़ा इलाका कवर अप करती है। precipitation, बारिशें, इज रिलेटिवली हाई इन द कैचमेंट एरिया, जहां पे ये पानी बहता है इन नदियों का, वहां पे तो बारिशें जाहिर सी बात है ज्यादा होंगी। कैचमेंट एरियाज ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द बराक, 900 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फॉलोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। ठीक है, इन यहाँ से ये बहती है ये नदियां। These rivers have only about 1/3 of the total area in the country and have 60% of the जितना भी भारत का टोटल सरफेस वाटर है उसका 60% वाटर इन नदियों में है, इन 3 नदियों में। और 1/3 ऑफ द टोटल एरिया भी एक नदियों का जो नदियां जितना इलाका कवर करती हैं उसका 1/3 इलाका ये 3 नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस नदी जो अभी ऊपर गई। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जमीन से जो पानी निकाला जाता है। द टोटल रिप्लेनिशेबल रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट, कितना है जमीन के अंदर पानी भारत के अंदर, 432 क्यूबिक किलोमीटर। रिचार्जेबल मतलब जैसे हमने खेतों में पानी निकाला धरती से और खेतों में डाला, वो वापिस जमीन में चला गया। गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन्स हैव अबाउट, पर अब आप कहोगे कि फिर पानी की दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो अब आप खेतों में वो पानी डाल दोगे जमीन से निकाल के, फिर फसलें करने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइजर से दवाइयां डाल देते हैं हम लोग, तो क्या होता है फिर वो फसलें तो बढ़िया हो जाती है पर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला पानी दोबारा धरती में अंदर चला जाता है और वो और वाटर को भी खराब करता है। Ganga and the Brahmaputra basin have about 46% of the total replenishable groundwater resources। जितना भी भारत का रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर है उसका 46% इन दो नदियों में है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई, भारत के अंदर ग्राउंड वाटर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। आप देख लो जगह जगह पे हैंड पंप्स हैं, या खेतों में भी आप देख लो लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे। और कोई कौन से राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइज होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला, ये तो कोस्टल इलाके हैं। आपने देखा होगा ना भारत की जो नक्शा अगर आपने देखा है तो ये जितना भी इलाका है जो कोस्टल इलाका उसे बोलते हैं जो समुद्र से लगता है, तो ये वाला इलाका पूरा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला कोस्टल एरिया आर यूटिलाइजिंग ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर, ये बहुत कम मतलब यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का क्योंकि बारिशें ही इधर इतनी ज्यादा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादा मतलब मॉडरेट लेवल में यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का, और सबसे ज्यादा वो ऊपर गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। लगून्स एंड बैकवाटर्स, लगून्स एंड लेक्स आर जनरली सीन इन द कोस्टल एरिया। आपको ये कहाँ पे दिख जाएंगे? झील या तालाब, अधिकतर जो कोस्टल एरिया है, समुद्र से लगे हुए इलाके हैं। द स्टेट लाइक केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि देखो क्या है जिस जो भी कोस्टल इलाका है उसके पास जमीनी स्तर पे पानी की कमी नहीं होती आसपास, तो वहां आपको लेक्स ये सब चीजें जल्दी दिखाई दे जाएंगी। जैसे केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दीज लगून्स एंड लेक्स। इवन आप वुलर लेक देखो, चिल्का लेक, ये सब जो फेमस है। इट इज यूज्ड फॉर, और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? फिशिंग, इरिगेटिंग मतलब इरिगेशन पर्पज के लिए, खेतों के लिए, सर्टेन वेराइटीज ऑफ चावल उगाने के लिए, कोकोनट उगाने के लिए, ईटीसी। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 66% पॉपुलेशन डायरेक्टली है, 48.9% लगभग, और इनडायरेक्टली मिला के 66% जनसंख्या अलाइड सेक्टर की भी अगर हम जोड़ दें तो वो किस पे? खेती पे निर्भर है। इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज मोर फॉर इरिगेशन पर्पज। अधिकतर हमारे यहाँ जो भी पानी की डिमांड होती है ना उसमें सबसे ज्यादा डिमांड किस लिए होती है? खेती के लिए। डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए भी होती है पर खेती के लिए ज्यादा है।
एज शोन इन फिगर एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर, अभी नीचे हम फिगर आपको दिखाएंगे, फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज 89% ऑफ द सरफेस वाटर और 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। जितना भी सरफेस पे पानी अवेलेबल है उसका 89% खेती में यूज होता है, और जो जमीन के अंदर पानी है, धरती के अंदर ग्राउंड वाटर है, वो उसका 92% खेती के लिए होता है। सरफेस का 89% और ग्राउंड वाटर का 92%। The share of agriculture sector is total water utilization is much higher than other sector. Other sector मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर की बात कर रहा है, कह रहा है कि उनसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में पानी का उपयोग है। जाहिर सी बात है, अब आप चावलों को ही देख लो, कितने ज्यादा पानी की जरूरत है, वीट या ये सब चीजें जो फसलें हैं। वाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना पानी यूज करता है, सरफेस पानी करता है 2%, जो धरती के ऊपर अवेलेबल है इंडिया के अंदर जमीन के ऊपर, और ग्राउंड वाटर कितना यूज करती है इंडस्ट्रीज, 5%। देखो 92% तो खेती ने यूज कर लिया ग्राउंड वाटर, 5% इन्होंने कर लिया फैक्ट्री वालों ने, तो 97 हो गया, और उधर 89% सरफेस वाटर एग्रीकल्चर में हो गया और 2% यहाँ पे हो गया, तो 91% ये हो गया। द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हाई, घरों में पानी ज्यादा होता है, सरफेस वाटर यूज होता है, जो 9% है वाटर यूटिलाइजेशन, ग्राउंड वाटर के मुकाबले घरों के अंदर सरफेस वाटर ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हैंडपंप अधिकतर घरों में है कहाँ, शहरों में सबके घर ट्यूब वो है, टैप्स लगे हुए हैं या पाइपलाइंस हैं, तो ना इसीलिए सरफेस वाटर का ज्यादा उपयोग है। अगर आप देखें ये डाटा, डोमेस्टिक ये है सरफेस वाटर का, तो डोमेस्टिक पर्पजेज में 9%, इंडस्ट्रियल में 2% और एग्रीकल्चर में हमारा आ जाएगा कितना, 89%। अभी हमने पढ़ा 89 ये हो गया सरफेस वाटर जो खेती में चला गया, 9% डोमेस्टिक में आ गया, तो कितना हो गया 98 और 2% इंडस्ट्री में। अगर ग्राउंड वाटर की बात करोगे तो खेती में चला गया 92%, इंडस्ट्रीज में 5%, 97 हो गया, और डोमेस्टिक में सिर्फ 3% होता है ग्राउंड वाटर। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा दोनों डाटा, ठीक है। ये हमारा सरफेस वाटर एग्रीकल्चर में 89 है, और अगर ग्राउंड वाटर की बात करोगे एग्रीकल्चर में 92 है। Demand of water for irrigation. The large area of the country are insufficient in rainfall. बारिशें आप जानते हैं हर जगह कम ज्यादा तो होती रहती हैं, मतलब कि जहाँ पे होनी चाहिए ज्यादा वहां पे कम हो गई, या जहाँ पे कम होनी चाहिए वहां ज्यादा हो गई, तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ग्राउंड वाटर की या सरफेस वाटर की। तो रेनफॉल पर्याप्त नहीं है जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है, और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, आर सच एरिया जहां पे बारिशें क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। वाटर नीड फॉर सर्टेन क्रॉप्स आल्सो मेक इरिगेशन नेसेसरी। अब कुछ फसलें हैं जैसे पानी है, वो सॉरी अपना ये चावल है, उसको तो बहुत सारा पानी चाहिए, तो पानी की फिर जरूरत पड़ जाए, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है ना उस टाइम, क्योंकि फसलें उगानी है। एग्जाम्पल वेदर रिक्वायरमेंट देखिए, राइस, शुगर केन, जूट ईटीसी। आप मेरे को बताइएगा जूट किन राज्य में होता है भारत के। इज वेरी हाई विच कैन मेट ओनली थ्रो इरिगेशन। तो इन फसलों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो बारिशों पे निर्भर नहीं हो सकते, प्रेसिपिटेशन पर्पज पे हम निर्भर नहीं हो सकते, हमें इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर का उपयोग करना पड़ेगा ही। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप, HYV सीड जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। नीड रेगुलर मॉइस्चर, इन्हें मॉइस्चर नमी चाहिए। सप्लाई पॉसिबली ओनली बाया, और ये कब है कि इन्हें रेगुलर मॉइस्चर मिलता रहे, जब हमारा इरिगेशन सिस्टम क्या हो, बहुत बढ़िया हो, तभी तो हम मॉइस्चर जमीन में लगातार बना के रख पाएंगे। इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी मेनली ग्रो, इन जगहों पे क्या उगाया जाता है, मेनली वीट, राइस, विद मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया। जितना भी उनका नेट सोन एरिया उसे बोलते हैं जिसपे खेती एक्चुअल में की जाती है, फसलें उगाई जाती है, तो उसका 85% वीट और राइस में उपयोग किया जाता है। ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया, जिसपे मतलब कि सिंचाई की गई, 76.1% इन द पंजाब एंड 51.3% इन द हरियाणा आर इरिगेटेड। किससे सिंचाई करी जाती है, या तो वेल्स से या फिर ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आप जानते हैं ना, खेतों में बने हुए होते हैं।
अदर स्टेट आर यूजिंग वेल एंड ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, और जो दूसरे राज्य हैं वो ट्यूबवेल्स का या कुओं का उपयोग कर रहे हैं इरिगेशन पर्पजेज के लिए। द ओवर, अब आप देखो एक बात सुनो, धरती के अंदर भी तो ग्राउंड वाटर भी तो लिमिटेड मात्रा में अब निकाले जाएंगे, हम निकाले जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो खत्म होगा। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सिज हैज लेड टू डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर टेबल, इन राज्यों का घटता जा रहा है, मतलब कि ग्राउंड रिचार्जेबल या रिप्लेनिशेबल जो वाटर रिसोर्स है वो घटता जा रहा है। इनफैक्ट ओवर विड्रॉल, ज्यादा विड्रॉ की वजह से कुछ राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में मतलब कि क्या है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन द ग्राउंड वाटर बढ़ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया, मान लो जब धरती से हमने पानी निकाला, ये खेत है, धरती से पानी निकला खेत में डल गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे फसलें उगाने के लिए आपने इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रखे हैं, तो फिर क्या होगा, अब ये पानी अपने साथ क्या ले जाएगा, जमीन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, और वो जो जमीन के अंदर साफ फ्रेश वाटर था उसे भी प्रदूषित कर देगा। तभी तो हम किस कंसेप्ट को, खेती के प्रमोट करने की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट करेंगे, फर्टिलिटी भी बनी रहेगी सोयल की, और हेल्दी फूड भी होगा, और दूसरी है कि ये लेस इकोनॉमिक है, मतलब इसमें पैसा भी कम चाहिए हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करता है। देखो कितने फायदे हैं। बस ये कह सकते हो कि आप इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम जनरेट होती है, क्यों, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से HYV सीड नहीं उपयोग हो रहे ना। Due to this increase in concentration of arsenic in parts of Western Bengal and बिहार में, ये क्या है, बहुत ज्यादा हो चुके, बढ़ गई है, मतलब क्योंकि बंगाल आप जानते हैं जूट के लिए फेमस है और पैडी के लिए भी। इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे निकलती है, जितना भी वाटर अवेलेबल है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितना टोटल वाटर है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन नीचे और वाटर अवेलेबिलिटी ऊपर, डिवाइड कर दोगे तो 1% के हिस्से का आ जाएगा। तो ये घटता जा रहा है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो 10 लीटर पानी अवेलेबल है इंडिया में और 5 लोग हैं, तो कितना आया एक के हिस्से में पर कैपिटा, 2 आ गया। पर अभी वो 10 लीटर पानी है, पर अब 10 हो गए, क्योंकि आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब कितना आएगा एक के हिस्से में, 1। तो वो चीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स आर आल्सो गेटिंग पोल्यूटेड। और आप जानते हो पानी को पोल्यूटेड भी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट। घरों से निकला हुआ प्रदूषित पानी भी तो आप नाले या उसके जरिए जमीन के अंदर ही या फिर कहीं ना कहीं तो जाता ही है, वो पोल्यूशन ही फैलाता है। डिट्रोएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी क्या होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है भारत सरकार का, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह से चीजें सरकार क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, ताकि हम वाटर को प्रदूषित होने से बचा सके। पर यहाँ पे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि हम पानी को क्या कर सके, सेव कर सके, क्योंकि विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। तो वाटर क्वालिटी क्या होती है कि जिसमें कोई भी बाहरी चीज ना मिली हुई हो, उसे वाटर क्वालिटी बोलते हैं, और वो बढ़िया होती है। वाटर गेट पोल्यूट, अब पानी पोल्यूट कब होता है, जब उसकी क्वालिटी घटती है, और उसकी क्वालिटी कब घटती है, जब उसमें हार्मफुल क्या वो किए जाते हैं, टॉक्सिक या गैसेस या वेस्ट उसमें मिक्सअप कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखो ओशियंस में, आप एक डाटा सर्च करके देखना कि ये कितने मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है, ठीक है ना, पॉलीथीन्स या ये सब। तो वो डाटा आप देखेंगे जब, तो आप चौंक जाएंगे कि पर ईयर इतना ज्यादा है। तो वो चीज आप जरूर देखिएगा नेट पे। वैन टॉक्सिक, जब जहरीले सब्सटेंस ओशियंस में या पानी में मिलाए जाते हैं तो वाटर पोल्यूट हो जाता है, डिजोल्व करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकल रहा है, तो वो नदियों या इन्हीं में ही तो मिलता है आखिर में आके। दिस रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ वाटर, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, और जो समुद्र में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ है, जल जंतु है, वो प्रभावित होते हैं। उनके फिर वो इनहेल कर लेते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक को, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक जल जंतु है जो प्लास्टिक इनहेल कर लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, फिर उनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो सब चीजें। द गंगा एंड द यमुना आर द टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री।
चलिए गंगा के लिए तो सरकार फिर भी एफर्ट कर रही है, पर यमुना देखिए आप कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। फिर भी गवर्नमेंट यहाँ भी कोशिश कर रही है कि हम इसे प्योर करें। पर यहाँ पे ज़रूरत यही है कि फिर वही बात आती है कि भाई जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। अब जब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन तो होगा। वो चीज़ बस यहाँ पे एक कोशिश करी जा सकती है कि भाई एक तो पॉपुलेशन कम करो, और दूसरा क्या है कि अपनी ज़रूरतों को मिनिमाइज रखो, ताकि जो धरती के संसाधन है उनका यूज भी ना एक मिनिमाइज वे में हो। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट की कोशिशें। डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड द नीड हैज इंक्रीज टू। देखो पानी घटता जा रहा है और उसकी मांग बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जरूरी है कि हम पानी को क्या करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट करें। वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशियन ड्यू टू कॉस्ट ऑफ डिसलिनाइजेशन रिमूवल ऑफ साल्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। अब समुद्री पानी में से तो देखो आप साल्ट को अगर अलग कर भी देंगे हम, फिर भी वो क्या होता है, पीने लायक जनरली नहीं बन पाता है, और उस तरह की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप भी अभी नहीं हुई है। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और ग्राउंड वाटर या वाटर हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी घट रही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एज अ सिटीजन, और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरी करने की बात आती है तो हम क्या कर सकते हैं, जो देश के संसाधन है जिन पे सबका हक है, उसको क्या करें, सेव करें और प्रॉपर वे में यूज करें। India has to take quick steps and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation। हमें इस तरह के कानूनों को, मतलब नए नए कानून अपनाने पड़ेंगे अगर हमें पानी सेव करना है और फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतों को पूरा करना है ना सस्टेनेबल। देखो अब हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या अगर हमें टैप खुला हुआ दिख रहा है कहीं पे, उसको बंद कर दें, या जैसे वेस्ट ना करें पानी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, तो हम अपनी ड्यूटी एज अ सिटीजन पूरी कर देंगे, और जितना भी हमने बचाया एटलीस्ट इसी तरह अगर सब करेंगे तो पानी शायद हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स कल को ह्यूमन बीइंग को ही तो होंगी, धरती तो कह देगी भाई मैंने तो दिया था तुम लोगों को, तुमने ही खत्म कर दिया। तो ये चीज धरती का कहने का मतलब कि एक एनालिसिस तो होगा ही। तो बिसाइड डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, ये भी जरूरत है कि पोल्यूशन भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मान लो एक तरफ तो हम सफाई कर रहे कि नहर की, या और दूसरी तरफ उसमें पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो पोल्यूशन भी कंट्रोल करना जरूरी है। देर इज नीड टू मोटिवेट वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम धरती के जो लिमिटेड संसाधन दिए हैं धरती ने हमें, उन्हें बचा सकें, फ्यूचर जनरेशन और अपना भी भविष्य बढ़िया बना सकें। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर को पोल्यूट होने से रोकना है अगर जीना है और आने वाली जनरेशन को अच्छा भविष्य देना है। तो ये गवर्नमेंट का बढ़िया एक एफर्ट था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया कोलाबोरेशन में राज्य सरकार, राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ठीक है ना, जो मॉनिटरिंग करता है कि भाई जो फैक्ट्रीज हैं या जो पानी की क्वालिटीज़ है वो सब ठीक है ना, एक समुद्र में ज़्यादा पोल्यूशन, इस तरह से सारे एफर्ट्स ये कंडक्ट करते हैं। द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज स्टेशंस, ये 507 स्टेशंस भी बनाए इन्होंने नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज ने। तो जो इन स्टेशन से डाटा इकट्ठा किया गया, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन दूषित करना इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं फैक्ट्रियों से अब लेदर फैक्ट्री है भाई, वो तो कंटेमिनेशन छोड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हम लेदर से बने हुए प्रोडक्ट जनरली यूज ना करें, उससे वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, एनिमल्स का भी जो मतलब कि वो किया जाता है, उनको मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, तो मे बी वो भी ना हो। ठीक है, अब आप कहोगे एक इसका और नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि भाई अगर हम वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक लॉस है, उन लोगों की नौकरियां छीन जाएंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है चल रहा है अपन साथ साथ, पर एटलीस्ट हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि भाई मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं ज़रूरतों को, जिससे क्या हो सके, एक्सप्लॉयटेशन कम हो। द यमुना रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, दिल्ली और इटावा के बीच में सबसे पोल्यूटेड रिवर है यमुना। अदर सेवरल पोल्यूटेड रिवर भी हैं, कुछ और नदियां भी हैं, जैसे साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में, काली द अडियार, द कोनम, द वेगाई एट मदुराई तमिलनाडु में, एंड द मूसी ऑफ हैदराबाद, गंगा कानपुर और वाराणसी।
गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इनको इम्प्रूव करने की और अच्छे एफर्ट्स भी लगा रही है, पर साथ में हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। और फैक्ट्रीज या जो देखो धरती से जो भी संसाधन मिले हैं, धरती ने तो हमें बिना लालच करे दिए है ना। अब ह्यूमन बीइंग लालच के चक्कर में उनको एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो धरती तो कह देगी एक दिन, भाई बस हो गया, मेरे तो खत्म संसाधन, भाई मैंने तो दे दिए तेरे को सारे। अब इंसान फिर क्या करेगा उस टाइम, वो आप सोचिए। ग्राउंड वाटर हैज ऑकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक। ग्राउंड वाटर के को भी हमने ऐसे उसको भी खराब कर रखा है। हैवी टॉक्सिक मटेरियल मिलाते हैं लोग उसमें, वही केमिकल फर्टिलाइजर वाला मैंने आपको बताया, फ्लोराइड, नाइट्रेट और एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ है, ये एक सीरियस इशू है, इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए और अच्छे एफर्ट्स को अपनाना चाहिए ताकि हम पानी को प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि बिना इसके तो जल ही तो जीवन है। गवर्नमेंट के देखिए कामयाब या एक अच्छी पहल, वाटर एक्ट बनाया 1974 में। कंपटीशन के क्वेश्चन है, याद कर लेना, और बोर्ड में भी काम आएंगे। वाटर सेस एक्ट, टैक्स भी वसूला जाएगा। 1977 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर पूछता है 1986। हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने एफर्ट किया। अब देखो कोई भी चीज है, सरकार तो बना देती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, किसके सहयोग से होता है, लोगों के सहयोग से। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कोई नदी है, उसको सरकार ने प्यूरिफाई करने के लिए, उसको साफ करने के लिए प्लांट लगा दिया, ठीक है, सरकार ने अपनी कोशिश पूरी कर दी। अब लोग दूसरी तरफ जैसे ही वो पानी प्योरीफाई होकर निकला, फिर उसमें कंटेमिनेटेड वाटर मिल गया, तो सरकार भी कहाँ तक ध्यान दे। तो यहाँ लोगों को क्या चाहिए कि भाई वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे। द रिजल्ट इज दैट इन 1997 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी जो नदियों के किनारे थी। बताओ 1997 के हिसाब से। अब ये 250 इंडस्ट्री जो थी, 251, ये क्या करती होंगी, सारा पानी नदी में, पोल्यूशन जो इनकी फैक्ट्री से निकल रहा है। तो भाई पब्लिक अवेयरनेस की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है अगर पानी बचाना है और लंबा जीवन जीना है। आप दिल्ली जैसे शहरों में देखो, मोल का पानी पीना पड़ता है। तो वो चीज, द पब्लिक अवेयरनेस एंड द, तो भगवान ने तो हमें प्रकृति बहुत सुंदर दी थी। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो ये बहुत इफेक्टिव हो सके अगर हम खेतों में फर्टिलाइजर ना डालें, तो ग्राउंड वाटर नहीं खराब होना, घरों के पानी को मतलब वेस्ट ना करें या सही तरह मतलब उसका यूज करें, और इंडस्ट्रीज भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझे, तो हम पानी को सेव कर सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, ये भी एक बढ़िया तरीका है कि वाटर को रिसाइकल कर लो या उसे रीयूज कर लो, तो वो भी एक अच्छा चीज है। अनदर वे टू इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबल इज बाय यूज रिसाइकल और रीयूज। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान लो अपना गाड़ी धोने में या फिर इस तरह से रिसाइकल्ड वाटर का उपयोग कर सकते हैं, कपड़े धोने में। इससे क्या होगा, दो फायदे हैं, धरती को भी कॉस्ट कम पड़ेगी, पर कैपिटा वाटर कंजप्शन, वो वाटर का रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और देख एक हम एज अ सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी भी पूरी कर देंगे। इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। उस पानी को हम क्या कर सकते हैं भाई, गमलों में डाल दें, या फिर अगर घर में गार्डन है तो वहां पे यूज कर लें, ठीक है ना। इस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं उस पानी का। वेस्ट वाटर ऑफ फिल्टर कैन आल्सो बी यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स। जो फिल्टर का पानी है वेस्ट, उसका हम किस में उपयोग कर सकते हैं, अपना कपड़े धोने में, बर्तन धोने में। या जैसे मान लो, इसे देखो एक बहुत आसान सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको प्यास लगी और आपने वो पूरा गिलास भर लिया पानी का, अब वो पिया आपने अद्धा, तो अद्धा तो आप वे उसको क्या करोगे, डोल दोगे, मतलब गिरा दोगे। तो हम क्या कर, हम उतना ही लें जितना हमें पीना है, तो उतना क्या होगा जो बच जाएगा। मतलब देखो, अगर हम किसी चीज को बचा रहे हैं ना, तो समझो उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक्स के टर्म में सोचना। तो अगर आप उतना ही लोगे जितना आपको जरूरत है, तो उतनी आप क्या कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और वाटर को भी सेव कर रहे हैं। दिस वुड, देखिए ये सब पॉइंट्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है ना। आप भी इन पे सोचिएगा और देखिएगा कि क्या सर सही कह रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो आपको शायद पॉजिटिव पॉइंट्स मिले। लर्नर्स, हम सब लर्नर्स ही तो हैं, आप भी लर्नर्स ही हो, आप पढ़ रहे हो, अभी सीख रहे हो चीज़ों को, क्योंकि कल को आप कंपटीशंस में भी बैठोगे। मैंने लिया है तो जाहिर सी बात है अच्छे एग्जाम्स की तैयारी ही करोगे।
तो ये ब्रॉड सेंस ही तो चीजें वहां आएंगी। दिस वुड कंजर्व, सुरक्षित करना, बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। वाटर शेड मैनेजमेंट, आपने 9th-10th क्लास में एक बार पढ़ा होगा, जैसे वो टंका सिस्टम देखा होगा आपने। वो छत के साथ क्या करते हैं, महाराष्ट्र में तो अब ये ज्यादा चल रहा है, वो पाइप लगा देते हैं, छत के पानी को क्या करते हैं उस पाइप के जरिए स्टोर कर लेते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि हम उस पानी को उपयोग कर सकते हैं, बारिश के पानी को। इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर को हम इस तरह क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रनिंग वाटर, स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जैसे महाराष्ट्र में एक दिन मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें क्या था, वो बिल्डिंग्स के साथ पाइप्स लगे हुए थे, तो वो छत का पानी उन पाइप्स के जरिए धरती के अंदर जा रहा था, तो जो बारिश का पानी था। तो देखिए ऐसे हम जो ग्राउंड वाटर जो घट रहा है लेवल, उसको हम बढ़ा सकते हैं थ्रू वेरियस मेथड लाइक प्रोक्लेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल्स बना सकते हैं, ईटीसी। रिचार्ज वेल्स में होदी टाइप आ जाती है, हमारे इधर हरियाणा में तो होदी बनाई जाती है घरों के अंदर लगभग, तो हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो और फिर यूज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो मैंने घूम फिर के आपको फिर अभी वही बात बताई थी कि सरकार कोशिशें कर रही है, पर जब तक जनता पार्टिसिपेशन नहीं देगी ना फुल वे में, तब तक वो एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाता। तो जनता का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। हरियाली अंडरलाइन कर लेना, इज द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका एम क्या था, रूरल पॉपुलेशन को ये सिखाना ताकि पानी कंजर्व करें ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्ट्रेशन के जरिए। नेहरू मीरू प्रोग्राम, प्लीज अंडरलाइन दिस आल्सो, आंध्र प्रदेश के अंदर चलाया गया था। एंड अरावरी पानी सांसद इन अलवर राजस्थान हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज प्रोक्लेशन टैंक। और ये आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, बुक में था आपकी शायद 9th या 10th की ज्योग्राफी की या इकोनॉमिक्स की बुक में आपको ये दिखाई देगा। वो घरों के जैसे घर है, ठीक है, तो इसी के घर के अंदर ये टैंक टाइप बना लेते हैं, तो जो बारिश का पानी होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए यूज हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज है, उससे ग्राउंड वाटर लेवल जो घट रहा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूज कम होगा। तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउसेज कंपल्सरी। तो इस तरह के कानूनों की जरूरत है भाई, तभी तो हम पानी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, पूछ लेगा कौन से राज्य ने मतलब वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर रखा है। ये मैं उस बुक ज्योग्राफी में ही मिलेगा आपको, या तो 10th क्लास की है या 9th क्लास की, 100%, क्योंकि मैंने पढ़ाया था बच्चों को, मेरे को याद आ रहा है। देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट, लोगों को समझाने की भी जरूरत है यहाँ, चाहे सरकार समझाए और जैसे हम अपने स्तर पे भी अगर समझा दे। जैसे मान लो हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ भी रहे हैं इस चैप्टर को कि भाई ऐसे सेव करना चाहिए ये सब चीजें, तो अगर हम अपने स्तर पे 2 या 5 लोगों को बताएं और उनसे क्या है कि आप आगे 5 लोगों को बताओ, इस तरह एक चैन बन जाएगी और फिर हम इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जो बारिश का पानी है उसे भी मतलब हार्वेस्ट करना, उसे स्टोर करना और सेव करना। इट इज द मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूज, बहुत सारे पर्पजेज में हम रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि लो कॉस्ट क्या भाई, पानी बरस रहा है, उसको बाल्टी रख दो, बाल्टी में ही स्टोर हो जाएगा। भाई बारिश आ रही है, मैंने बाल्टी रख दी, वो बाल्टियां भर जाएंगी, तो लो कॉस्ट भी है, इको फ्रेंडली है, कोई तेल नहीं फूका, कोई मोटर नहीं चलाई, कुछ नहीं करा। टेक्निकली फोकस प्रिजर्विंग, सुरक्षित करता है पानी को, बढ़िया चीज है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को या आने वाली जनरेशन के जीवन को बढ़िया बना सकती हैं। तो थोड़ा सा आप इन पे विचार कीजिएगा, मे बी आप शायद कुछ और पॉइंट्स सोच लें। तो जो आप नया पॉइंट सोचें वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम ऐसे भी इसको सेव कर सकते हैं। देखिए अगर आप कुछ सोचेंगे नया पॉइंट और मेरे को बताएंगे, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट आपने बता दिया, मेरे पास हो जाएंगे 2 पॉइंट। और एक पॉइंट आपने नया सोचा, एक मैंने यहाँ बता दिया, आपके पास भी 2 पॉइंट। ऐसे ही तो सीखते हैं हम सब लोग, आप भी ऐसे ही सीखेंगे।
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, बढ़िया हो जाए क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं, कंटेमिनेशन घटे क्योंकि डायरेक्ट आपने बारिश का पानी यूज किया तो उसमें कोई दूषीकरण तत्व तो इन्वॉल्व है ही नहीं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स तो है नहीं उसमें, ठीक है ना, और सोयल इरोजन भी बचती है और फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलता है। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इन डन बाय यूजिंग, गांव में पुराने तरीकों से करते थे, पानी को बचाते थे, बारिश के पानी को, जैसे तालाब बना दिया, बारिशें हुई वो तालाब में पानी स्टोर हो गया, पोन्ड्स बना दिए, इरिगेशन टैंक्स बना दिए, ये बढ़िया चीजें थी। पर चलो हम एक बात सोच ले कि भाई चलो शहरों में जगहें कम है, जमीन अवेलेबिलिटी कम है, पर हम वहां पे अपने स्तर पे तो कुछ करके स्टोर कर सकते हैं ना। जैसे इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंड और टंका, अ कवर्ड अंडरग्राउंड, मैंने आपको बताया इस तरह से इमेज होती है, घर के बराबर वो टंका बना हुआ होता है, हालांकि इसमें गवर्नमेंट भी है, और उसके ऊपर एक ढक्कन ऐसे लगा हुआ होता है। तो जब बारिशें आ रही है या तो आप छत का पानी उसमें स्टोर कर लो या इस टंके का ढक्कन खोल दो, बारिश का पानी डायरेक्ट इसमें स्टोर हो जाएगा, डोमेस्टिक पर्पज में यूज कर लो। इस तरह की चीजें सर्च किया कीजिए इंटरनेट पे, और अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और विलेज में हम बना सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। देखिए इतनी सब बातें लिखी हैं और हम आपको समझा भी रहे हैं कि इस तरह हम कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो बढ़िया चीज है, और नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स किसको होंगी, कल को हमें ही होंगी या हमारे आने वाली जनरेशन्स को होंगी। तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड अंडरस्टैंड दिस। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर और रूफ टॉप, छत का पानी भी स्टोर कर सकते हैं या ओपन सर्वेस में जो पानी बरसा है उसको स्टोर कर लो। हार्वेस्टिंग रेन वाटर आल्सो डिक्रीज द कम्युनिटी डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर। अब जाहिर सी बात है भाई, जब मान लो हमने बारिश का पानी इस टैंक के अंदर स्टोर कर लिया तो इस पानी को हम उपयोग करेंगे या धरती में से और पानी निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है इसे ही स्टोर करेंगे, इसे ही यूज करेंगे जो हमने स्टोर किया। तो जो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पानी स्टोर है। तो वो चीज वो बोलता है, बढ़िया चीज है। India's National Water Policy 2002, द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 वाटर यूज प्रायोरिटीज मेनली कहाँ प्रायोरिटीज दी जाए, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस। वही चीजें हैं समझने की। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड शुड इनवेरेबली इंक्लूड, और इसके अंदर क्या आना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट आना चाहिए वेन एवर देर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का तो पीने का पानी का तो कोई अल्टरनेटिव सोर्स है ही नहीं। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग एंड एनिमल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सरकार ने कहा कि भाई हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले। मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन, और जो लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का बड़े स्केल पे, उनको रेगुलेट किया जाएगा या उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी जो भी गवर्नमेंट के प्रावधान हैं। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर की क्वालिटी रेगुलर मॉनिटर्ड की जाएगी सरकार के द्वारा, वो भी एक बढ़िया चीज है। अ फेज्ड प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन फॉर इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं इसके लिए, और इवन हम तो एनवायरनमेंट डे भी और अर्थ डे भी मनाते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड, और पानी का उपयोग जिन भी अलग अलग एरियाज में हो रहा है तो हम सही तरह से करेंगे। अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्केयर असाधारण रिसोर्स शुड बी फोस्टर्ड, बढ़ावा देना। मतलब क्या है, वाटर एज ए स्केयर रिसोर्सेज, हम पानी का उपयोग कैसे करें, ये मानकर कि भाई ये कम है और इसका उपयोग बहुत सोच समझ के करना। अगर हम माइंड में आइडियोलॉजी रखेंगे ना तो पानी वेस्ट होने से बहुत बचेगा। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड प्रमोटेड, लोगों को समझाएंगे कि भाई सही से उपयोग करो, उन्हें एजुकेट करेंगे और ये सब चीजें। इसलिए तो ये चैप्टर आपके बुक में दिया गया है ताकि आप इन समस्याओं के बारे में चर्चाएं या सोच सकें। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की।
पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं तो कई बार इश्यूज हो जाते हैं जो हमारी इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर करके एज अ स्टूडेंट ही चीज़ों को इनटेक कीजिएगा। बाकी तो सजेशंस ही होते हैं, सब एक्सप्लेनेशन है जो हमने पढ़ा या हमारी समझ है वो ही बस आपको डिलीवर किया है लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।